अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम ज़िशान अकबर है और आज की इस वीडियो में हम स्ट्रेस इंक्रीज बिलो अ पॉइंट लोड डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी भी सॉइल सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे अगर लोड लग रहा है, मतलब किसी पॉइंट पे लोड अप्लाई हो रहा है, तो उस लोड की वजह से नीचे सॉइल सरफेस के नीचे किसी पॉइंट पे जो स्ट्रेस इंक्रीज होती है, मतलब उस नीचे किसी पॉइंट पे जो स्ट्रेस का इफेक्ट होता है कि पॉइंट लोड लगने से स्ट्रेस कितनी बढ़ेगी, उसको हमने डील करना है। तो उस स्ट्रेस इंक्रीज को हम कहते हैं डेल्टा सिग्मा जी। तो ये बेसिकली टर्म है जिसको आज हम पढ़ेंगे। तो ये जो टेक्निकल इंजीनियरिंग को भी टच करती है, ये जो टॉपिक है आज का हमारा, और ये फाउंडेशन इंजीनियरिंग को भी टच करता है। तो आप दोनों सब्जेक्ट्स के लिए इससे हेल्प ले सकते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉइंट लोड का मोस्ट ऑफ अस नो के दिस टाइप ऑफ लोड इज नोन एज पॉइंट और कंसंट्रेटेड लोड। तो ये किसी भी अगर सॉइल सरफेस पे किसी भी जगह पे लग रहा है तो इसके नीचे ये पॉइंट हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है कि इस पॉइंट की वजह से इस पे और इस पॉइंट पे जो फोर्स का इफेक्ट होगा, मतलब ये फोर्स उसको कितना इफेक्ट करेगी, ये जो इफेक्ट चेक करना है, इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड स्ट्रेस और स्ट्रेस इंक्रीज। कि पहले तो इसमें वर्टिकल स्ट्रेस आ रही थी इफेक्टिव या टोटल, तो अब उस टोटल में इस लोड आने की वजह से कितना इफेक्ट आया, कितनी चेंज आई, दैट इज नोन एज स्ट्रेस इंक्रीज। तो देयर वाज अ जियोलॉजिस्ट बोस्सिनेस्क in 1883. He solved the problem of stresses produced at any point in a homogeneous, elastic, and isotropic medium as a result of point load applied on the surface of Earth. Means कि आपका, अब हम कंसिडर क्या करेंगे कि यहाँ लेयर्ड सॉइल नहीं है, मतलब लेयर्स नहीं है, ये सारी की सारी जो सॉइल है वो एक ही मटेरियल की है, मतलब इसमें किसी भी सॉइल का यूनिट वेट डिफरेंट नहीं है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हमारा पहला जो इजम्पशन है, दैट इज होमोजीनियस सॉइल। देन द सॉइल इज एक्टिंग एज इलास्टिक मटेरियल। सॉइल इलास्टिक मटेरियल भी नहीं होती, लेकिन ये भी हमारा इजम्पशन है, इसको भी हम एज्यूम करेंगे। और नेक्स्ट इज आइसोट्रॉपिक, मीन्स जो आपकी फोर्स है एक पॉइंट पे लगती, वो अगर 5 किलो न्यूटन के एक लोड की वजह से लग रही है तो दूसरे 5 किलो न्यूटन की वजह से भी वही फोर्स लगेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम एज्यूम करते हैं। तो बेसिकली बोस्सिनेस्क was the person who deduced the formula to calculate the stress increase or induced stress below a point load on the surface of Earth in 1883. ये आपका जो सिनेरियो है, ये देखें, आपको ये पॉइंट नज़र आ रहा है, इस पॉइंट पे एक लोड P एक्ट कर रहा है। इसी पॉइंट पे आपने 3 एक्सिस 3D फिगर बनाने की ट्राई की है कि आपका ये जो एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर जो है वाई एक्सिस है, और बिलो मतलब पॉइंट की तरफ अगर हम जाएं, क्योंकि ये सरफेस ऑफ अर्थ है तो इससे ऊपर तो नहीं जा सकते, नीचे जाएंगे तो उसको हम नाम दे रहे हैं जी एक्सिस का। अब हम ये कहते हैं कि ये पॉइंट लोड पी यहाँ पे एक्ट कर रहा है और हमारा कोई पॉइंट यहाँ पे है जिस पे हमने स्ट्रेस फाइंड करनी है। लेट अस से दैट दिस पॉइंट इज ए। तो इस ए पॉइंट पे जो स्ट्रेस है वो कितनी होगी? टोटल स्ट्रेस हम नहीं कोशिश कर रहे जानने की, बट वी आर गोइंग टू डिटरमिन द स्ट्रेस increase. That stress increase is denoted by delta sigma z. तो हम इसको काउंट करेंगे कि ये कितनी है। तो इसके लिए देखें, आपने इस पॉइंट, इस अब लोड इस पॉइंट पे लग रहा है, आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है, तो आपने इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक पहुंचने के लिए डिफरेंट वेज ढूंढने। अब आप क्या करेंगे, आप इससे वर्टिकल एक लाइन खींचेंगे, बिल्कुल वर्टिकल ऊपर जाती है। यहाँ देखें, ये लाइन यहाँ पे टच कर रही है सरफेस ऑफ अर्थ को, क्योंकि ये 3D है। तो ये आप समझें कि ये ज़मीन की सतह है। ये जो आपको एरिया शेडेड नज़र आ रहा है, दिस शेडेड एरिया इज द सरफेस ऑफ अर्थ। तो आपने इस पॉइंट से ऊपर जाना है, और इस पॉइंट जैसे ये अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ को टच करे, आपने रुक जाना है। अब जब जैसे यहाँ रुकेंगे तो आप देखेंगे आपके ओरिजिनल वो लोड पॉइंट से जो प्लेन्स निकल रहे हैं, वहाँ से डिस्टेंस वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना है, क्योंकि ये वाई एक्सिस है। एक्स से डिस्टेंस मीन्स वो वाई है, और वाई से डिस्टेंस मीन वो एक्स है। अब ये एक्स से डिस्टेंस है, लेकिन पैरेलल किसके है, वाई के, तो ये वाई हो जाएगा। ये x के पैरेलल है और y से डिस्टेंस है, तो इसको हम x का नाम देंगे।
अब इन दोनों को यूज करते हुए देखें, अगर हम देखें ये फिगर, इस तरह से एक फिगर बन रही है, ये वाली। अगर इसको आप टॉप से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे लोड की डायरेक्शन में, तो आपको इस तरह की एक फिगर नजर आएगी। ये y है, ये x है, और ये क्या है, r है। लेकिन इस r की मदद से हम अभी तक r की मदद से हम अभी तक उस पॉइंट तक नहीं पहुंचे, सिर्फ हम उस लोकेशन तक पहुंच चुके हैं जो एग्जैक्टली इसके ऊपर है। इस r को देखें, r इसको टच कर रहा है, इसको नहीं टच कर रहा। तो हम क्या करेंगे, आर कैलकुलेट करेंगे इस ट्राइंगल से। तो हमने पाइथागोरियन थ्योरम पढ़ा हुआ है। पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है कि आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे इसका, तो ये इससे वेनिश हो जाएगा, तो आर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड इसका स्क्वायर रूट है। जब हम आर निकाल लेंगे, तो अब हमारा जो बेसिक पर्पज है वो ये है कि हमें एल फाइंड करना है। व्हाट इज एल? एल इज द डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड एंड द पॉइंट एट विच वी नीड टू डिटरमिन द इंक्रीज स्ट्रेंथ। तो आप इस पॉइंट को लेने के लिए आपने इस लेंथ को मेजर करने के लिए किसका सहारा लेना है? आर का। अब आप देखें, ये आर आ रहा है, और इससे नीचे यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, क्योंकि ये पैरेलल टू जी है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? जी का। तो ये अब ये एक ट्राइंगल बन रही है इस तरह से। मतलब ये आपने हमेशा 90 डिग्री टू दैट फिगर देखना है। तो ये इस तरह से बन रही है। अब ये इसकी डायमेंशन जी है, ये वाली। ये डायमेंशन क्या है? आर है। और ये डायमेंशन क्या है? एल है। सेम आप पैथागोरियन थ्योरम लगाएं, तो ये आपका वतर है, मीन हाइपोटेन्यूअस है। हाइपोटेन्यूअस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो फाइनली एल विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब इधर आप आर स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि आर स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है। तो हम इसको कह सकते हैं कि आर स्क्वायर की जगह हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पुट करें, प्लस जी स्क्वायर वैसे ही रहे, एंड दिस स्क्वायर रूट विल बी ओवर द होल थिंग। तो मीन्स अगर आप किसी भी पॉइंट पे इंक्रीज स्ट्रेस फाइंड करना चाहते हैं, जिसके लिए एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, तो आप उसके लिए क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले एल की वैल्यू फाइंड करेंगे कि डायरेक्ट डिस्टेंस कितना है बिटवीन पॉइंट पी एंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें x क्या है? ये प्लेन कोऑर्डिनेट है आपका। मतलब ये इस x को भी इस्तेमाल करते हुए आप उस पॉइंट तक नहीं पहुंच रहे, बट यू आर रीचिंग एग्जैक्टली अबव द पॉइंट ऑन द surface of earth, and y is also the coordinate on the surface of earth. So means it will leave you, or it will guide you to the point which is exactly above the point where you are going to measure the stress increase. सो वाई एक्स की हेल्प से आपने आर फाइंड किया, फिर आर और जी को यूज करते हुए आपने एल फाइंड किया। तो ये फार्मूलाज हैं, ये शो हो रहे हैं आपको यहाँ पे। तो सेम सिनेरियो है। स्ट्रेस इंक्रीज का फार्मूला आप देख रहे हैं, आपको क्योंकि मैंने ओवरराइट कर दिया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन डेल्टा सिग्मा, अगर मैं इसको वेनिश करने की कोशिश करता हूँ, ये स्ट्रेस इंक्रीज का फार्मूला है। डेल्टा सिग्मा जी इज इक्वल टू 3 इज अ कांस्टेंट, P इज अ कांस्टेंट लोड गिवन होगा, ये जो P है ये वाला। मीन वी नो 3, वी नो P। Z जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस होगा उस पॉइंट का सरफेस ऑफ अर्थ से, तो वो भी हमें पता है। पाई 2 ये कांस्टेंट्स हैं। L की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दीज फार्मूला, आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। आर सिंपली कह दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो यहाँ आप देख रहे हैं एल की जो वैल्यू है वो आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, और आर की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। दिस फार्मूला, अगर इसी फार्मूला को हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, तो ये इस तरह से, मतलब ये इसको कहते हैं हम रीअरेंजिंग द इक्वेशन। अब जो फार्मूला है उसको हम रीअरेंज करेंगे, तो उससे क्या होगा? हमें एक नई चीज़ मिलेगी। अब वो नई चीज़ इस फॉर्म में, डेल्टा सिग्मा जी इज इक्वल टू पी बाई जी स्क्वायर
into 3/2 पाई into 1/r/z होल स्क्वायर प्लस 1, और इस चीज़ की जो पावर है, इस फैक्टर का जो आंसर आएगा उसकी पावर हम लेंगे 3.5, 2.5 और 5/2. This will be known as p/z square I1. This I1 is the influence factor or influence value. मीन्स वन मीन्स के पॉइंट लोड ही पहला लोड होता है, तो इसके लिए हम जो इन्फ्लुएंस फैक्टर यूज़ करेंगे वो 1 होगा. लाइन लोड के लिए 2 होगा, I2. और इसी तरह सर्कुलर लोड के लिए I3, और सॉरी रेक्टेंगुलर लोडिंग के लिए I3 यूज़ होता है, और सर्कुलर लोड के लिए I4 फैक्टर यूज़ होता है. तो होते ये मीनिंग इनके यही है कि ये इन्फ्लुएंस फैक्टर्स हैं जो किसी ना किसी चीज़ से मिलके बनते हैं. कोई एक वेरिएबल होता है जिसकी वजह से ये ऑब्टेन होते हैं. अब I1 देखें, p/z स्क्वायर रिप्लेस हो रहा है, तो ये सारी की सारी जो चीज़ है ये किसके इक्वल है? I1 के. तो I1 इज इक्वल टू 3/2 पाई 1/r/z होल स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू पावर 5/2. अगर आप I1 की वैल्यू डायरेक्टली लेना चाहते हैं, और देखें I1 किस पे डिपेंड कर रहा है? R/z पे. तो आप R/z की वैल्यू पुट करेंगे और सिंपली कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा. मतलब जो भी आपको आंसर रिक्वायर्ड है वो आपको मिल जाएगा. अब यहाँ पे टेबल 10.1 है, ये बी एम दास की बुक है, बी एम दास, उससे मैंने लिया हुआ है, बी एम दास से. ये उसका टेबल है 10.1. R/z की वैल्यू अगर 0 हो तो I1 0.4775 है, ये मैक्सिमम फैक्टर होता है. और अगर R/z की वैल्यू 5 हो तो फिर जो I1 है ये इसकी वैल्यू 0.00014 होती है. तो इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है. अगर R/z की वैल्यू इन्फिनिटी हो तो फिर आपका जो I1 है दैट विल बी इक्वल टू 0. अच्छा, अब यहाँ पे एग्जांपल है, कहता है आपके पास पॉइंट लोड है 5 किलो न्यूटन्स. मैं अगर फिगर ड्रॉ करूँ, ये कैलकुलेट द वर्टिकल स्ट्रेस इंक्रीज डेल्टा सिग्मा जी एट जी इज इक्वल टू 0. आपने एक बार 0 मीटर, दूसरी बार 2 मीटर पे, तीसरी बार 4 पे, चौथी बार 6 एंड 10 एंड 20 मीटर पे आपने स्ट्रेस इंक्रीज फाइंड करना है. आपको x की वैल्यू 3 मीटर्स गिवन है एंड y की वैल्यू 4 मीटर्स गिवन है. अब देखें, x आपको गिवन है, y गिवन है, आप उनको टेबुलेट कर लें तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे z की वैल्यूज चेंज हो रही हैं. एक z के लिए हो तो सिंपली हम वैसे ही रफली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको मोर देन 1 और 2 पॉइंट्स गिवन है तो फिर आपको टेबल फॉर्म करना चाहिए. तो उस आपके प्रोसेस को स्पीडी करेगा और सिंपल बनाएगा. आपके पास x कोऑर्डिनेट मतलब x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है. कितने पॉइंट्स हैं आपके? 6 पॉइंट्स हैं, तो आपने 6 टेबल वो 6 इनकी रोज बना ली. z की वैल्यू पहली 0 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, 10 एंड 20 है. तो आपने यहाँ देखें, x मैंने मार्क कर दिया 3 मीटर, y 4 मीटर. z जो है ये वेरिएबल है, ये नज़र आ रही है आपको, z की वैल्यू 0 से 20 तक विद स्पेस ऑफ 2 एंड देन विद स्पेस ऑफ वेरिएबल्स 4 एंड देन 10. आर कैलकुलेट करना है हमें. सबसे जो पहला काम है वो ये आर कैलकुलेट करना है. अब ये आर कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने फॉर्मूला पढ़ा है, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र. अब आर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र करेंगे तो आर की वैल्यूज क्या आएंगी? देखें, पहले पॉइंट के लिए देखें आप, एक्स 3 है, इसका स्क्वायर प्लस वाई 4 है, इसका स्क्वायर, तो इसका क्या लेंगे हम? स्क्वायर रूट लेंगे. 9 प्लस 16 का स्क्वायर रूट, दिस बिकम्स 25 का स्क्वायर रूट एंड दिस विल बी इक्वल टू 5. अब बिकॉज सारे पॉइंट्स के लिए x3 है और y4 है, तो मीन सारे पॉइंट्स के लिए जो r की वैल्यू है दैट विल बी फिक्स्ड एंड दैट इज 5. r की वैल्यू z की वजह से चेंज नहीं होती. तो x और y जब कांस्टेंट हैं तो फिर r की वैल्यू चेंज होना नहीं बनता. फिर r ओवर z. अब r ओवर z कैसे फाइंड करेंगे? हम इस r को डिवाइड करेंगे इस z पे. मीन्स r कितना है? 5 एंड z इज 0. तो क्या होगा ये? इन्फिनिटी. क्योंकि जब भी किसी चीज़ के नीचे 0 आता है तो आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इज इन्फिनिटी, या वर्ड्स में भी लिख सकते हैं दिस इज इन्फिनिटी. अब नेक्स्ट चले 5 दूसरे केस के लिए. 5/2 r ओवर z सेकेंड केस के लिए दिस विल बी 2.5. थर्ड केस के लिए 5/4 दिस विल बी 1.25. अब इस तरह से जब आप चलते जाएंगे तो यहाँ पे जो आंसर्स हैं आपके पास, मतलब जो आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं,
तो ये आप इजीली मतलब कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए आंसर्स निकालते रहेंगे, इसमें कोई इशू नहीं होगा। अब उसके बाद आए आप, नेक्स्ट केस है 5/6, दिस कम्स टू बी 0.83। तो हम यहाँ लिखते जाएंगे 2.5, 1.25, 0.83, 5/10 करेंगे तो 0.5 आएगा, और 5/20 करेंगे तो 0.25 आएगा। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो मैनेज करके आप चलेंगे तो इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। नेक्स्ट इज, ये मैंने टेबुलेट कर दी हैं चीज़ें। आर की वैल्यू 5 है सब केसेस के लिए, और आर ओवर जी जो है वो हर केस के लिए अपना डिफरेंट उसे अरेंज कर दिया गया है। अब नेक्स्ट काम क्या है, आई की वैल्यू I1 फाइंड करना। अब I1 क्या होता है, 3/2 1 ओवर आर बाई जी होल स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 5/2। तो मैं एक केस के लिए कर देता हूँ। अब इन्फिनिटी के लिए सिंपल है, इन्फिनिटी के लिए जो I1 होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। ये मतलब क्लियर है बात। अब इसके लिए हम फाइंड करते हैं I1 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1 ओवर, ये मैं सैम्पल कैलकुलेशन है आपको ये करके दे रहा हूँ ताकि आपको मतलब आइडिया हो जाए। आर ओवर जी स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज रेज टू पावर 2.5, और 5/2 एक ही बात है, उसको आप ख़त्म कर लें। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 0.0043, 0.0043। अब आप क्या करेंगे, आर ओवर जी की वैल्यू पुट करेंगे 2.5, तो I1 इज इक्वल टू 3/2 1/2.5 स्क्वेयर, क्योंकि आर ओवर जी की वैल्यू 2.5 है, प्लस 1, और इसकी आप पावर लेंगे 2.5। तो इसका जब आंसर निकालेंगे तो एग्जैक्टली दैट विल बी, आप सबसे पहले क्या करेंगे 2.5 का स्क्वायर लें, फिर जो आंसर आए उसमें 1 ऐड करें, फिर उस आंसर का जो टोटल इसका आंसर आए उसकी पावर 2.5 लें, फिर उस आंसर को 1 पे डिवाइड, 1 डिवाइड बाय दैट आंसर जो भी इसका आएगा, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 2 पाई पे डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 0.0043। इन द सेम मैनर नेक्स्ट स्टेप में आप 2.5 नहीं पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 1.25, तो इसका I1 आ जाएगा, फिर इसका, फिर इसका, और फिर इसका। तो उन्हीं उन वैल्यूज़ को भी आपने टेबुलेट कर लेना है। दोज वैल्यूज़ आर टेबुलेटेड एज 0, इन्फिनिटी है तो 0 वैल्यू होगी इसकी, 0.0043 सेकेंड केस के लिए 0.0133, और इस तरह से चलते चलते आप सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे आई की। नाउ द स्ट्रेस इंक्रीज, हमने स्ट्रेस इंक्रीज फाइंड करनी है। अब स्ट्रेस इंक्रीज कैसे फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला हमने देखा है P/Z² इंटू I1। अब एक तो I1 का मेथड है कि हम इस फार्मूले से कर लें, फार्मूले से कदरे आसान है, क्योंकि जब आप टेबल में जाते हैं तो अगर कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती है उस टेबल में जो 10.1 है, तो फिर आपको इंटरपोलेट करना पड़ता है, और इंटरपोलेशन आपसे गलत भी हो सकती है। मोस्टली चांसेस होते हैं कि आपकी वो इंटरपोलेशन गलत हो। तो बेहतर यही है कि आप हमेशा फार्मूला यूज़ करें, और इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रेस इंक्रीज की वैल्यू। तो डेल्टा सिग्मा जी इज P/Z² I1। P हमें गिवन है, दैट इज कांस्टेंट, हर केस के लिए 5 किलो न्यूटन है। नाउ Z इज गिवन फॉर एवरी पॉइंट, बट दैट इज डिफरेंट। 0 है पहले पॉइंट के लिए, फिर 2 है, 4, 6, 10 एंड 20। तो क्या होगा कि हम वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा सिग्मा Z इज इक्वल टू P इज 5 किलो न्यूटन, दिस इज 0, Z is 0, and what is I? It is 0. So when anything multiplies with 0, it will be 0. So stress increase at 0 meter is 0 kilonewton. Now for going for the second point, that is P 5 kilonewton over Z square mean 2 का square into that is I1, and that is 0.0043। अब आपने 5/4 और उसको मल्टीप्लाई करना है 0.003 से। 5/4 इज 1.25, एंड 0.0043 करेंगे तो 0.0053, 0.0053
538 किलो। देखिए इसका यूनिट किलो न्यूटन है और दिस इज इन मीटर्स, तो मीटर का स्क्वायर होगा तो ये बन जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको किलो पास्कल भी कहते हैं। इस यूनिट में आ जाएगा क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये प्रेशर का ऐसा यूनिट है और उसको पास्कल से डिनोट किया जाता है। सेम सिनेरियो आप मूव करेंगे डेल्टा सिग्मा जी फॉर द सेकंड पोर्शन एंड दिस इज इक्वल टू load is constant for all points. Next is 4, z की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर 0.0133 होगा। तो इसके लिए जो आपका आएगा आंसर, तो 5/16 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.0133 से, दिस विल बी 0.00416। सेम सिनेरियो है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और किलो पास्कल्स। नेक्स्ट केस में आप डेल्टा सिग्मा जी निकालेंगे, दैट विल बी 5 डिवाइड बाय 6 स्क्वायर इंटू 0.018। जब इसको आप निकालेंगे 5/36 और उसको मल्टीप्लाई पर करेंगे 0.018 से, दैट विल बी 0.0025, 0.0025 किलो पास्कल्स। सेम सिनेरियो में आप यहाँ पे सिर्फ z की वैल्यू और इस फैक्टर को चेंज करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, दैट विल बी 5/100, 10 स्क्वायर है 100 होगा इंटू 0.0137, इससे आंसर आएगा। एंड देन 5/20 का स्क्वायर 400 होगा इंटू 0.0051। तो इससे आपको एक अंदाज़ा होगा कि स्ट्रेस जो है टॉप से बॉटम, जैसे ही आप पॉइंट की लोकेशन से दूर होते हैं तो जो स्ट्रेस इंक्रीज है वो डिक्रीज होता जाता है। मतलब इंक्रीज इन स्ट्रेस जो है कि किसी भी पॉइंट पे, इट मीन्स कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है तो लोड का इफेक्ट जो है वो किसी भी पॉइंट पे अगर डेप्थ के साथ साथ डिफरेंट पॉइंट्स पे चेंज होता है कि जो लोड के करीब तरीन पॉइंट होगा उस पर स्ट्रेस इंक्रीज मैक्सिमम होगी और जो लोड से दूर तरीन पॉइंट होगा उस पर स्ट्रेस इंक्रीज मिनिमम होगी, मतलब उस पर कम होगी। और अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा दूर निकलें तो स्ट्रेस का जो इन्फ्लुएंस है वो ज़ीरो भी हो सकता है। तो इसी में एग्जाम्पल 2 है, वो कहता है कि आपने स्ट्रेस इंक्रीज करनी है व्हेन z इज 2 मीटर। अब यहाँ पे उसने z को फिक्स कर दिया, y इज 3 मीटर एंड x इज चेंजिंग। x 0 है, 1 2 3 एंड 4 है, तो डिफरेंट वैल्यूज हैं। मैं आपको एक वैल्यू से पिक करूंगा यहाँ से 2 मीटर, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप 0 पुट कर लें, 1 कर लें। हम x2 से करते हैं अगर, तो हमने देखा हुआ है कि जो r है दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x कितना है आपके पास, हमने इसे चूज किया है 2 को, तो 2 स्क्वायर प्लस y कितना है आपको 3 कांस्टेंट है, गिवन है, ये हमेशा आप 3 रखेंगे इस क्वेश्चन में। तो 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9, दैट बिकम्स 13 स्क्वायर रूट। अब 13 स्क्वायर रूट को अगर आप ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें मतलब पॉइंट्स में फ्रैक्शंस में वैल्यूज लिखनी है तो ज़्यादा क्लियर हो आप अपनी वैल्यूज के बारे में, दैट विल बी समवट 3.6 मीटर। अब आपने इसके लिए क्या फाइंड करना है, r/z। अब r कितना है 3.6 एंड z कितना है, दैट इज 2 मीटर, 3.6055 है वैसे ये आंसर। तो हम इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, दैट विल बी 1.80, वही है 1.80। अब आपने इस 1.80 के अकॉर्डिंगली क्या फाइंड करना है, I1, एंड I1 इज 3/2 पाई into 1 divided by r over z square plus 1 and raised to power 2.5। अब ये फार्मूला हमने भी यहाँ पढ़ा है, ये लास्ट की स्लाइड पे, ये इसको आप अप्लाई करेंगे, दिस विल गिव यू द आंसर फॉर 1.8। तो 1.8 का स्क्वायर लेंगे हम, उसमें 1 ऐड करेंगे, उसकी पावर जो आंसर आएगा उसकी 2.5 पावर लेंगे और जो आंसर आएगा उसको 1 पे डिवाइड करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 2 पाई से आपने इसको डिवाइड कर देना। दैट विल बी 0.0128। बेहतर है कि आप पॉइंट के बाद 3 से 4 वैल्यूज लिखें, इस 0 के बाद 3 वैल्यूज लिख लें I1 के लिए, तो दैट इज मोर देन एनफ। अब हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा सिग्मा जी
is equal to P by Z square into I1. P is 5 kilonewton, Z here is 2 meter, तो हम 2 मीटर का स्क्वायर लेंगे, into I1 is 0.0128. तो what will be the answer? डेल्टा सिग्मा Z एट, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि 2 मीटर पे हम फाइंड कर रहे हैं, ब्रैकेट में थोड़ा सा छोटा करके लिख देंगे 2 मीटर पे, फॉर x इज इक्वल टू 2 मीटर। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और डिवाइड करेंगे 4 पे, तो आंसर विल बी 0.016 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इन द सेम वे आप x को चेंज करें, आप x की वैल्यू आपने 2 पिक की है पहले, अब आप 3 कर लें। अब सेम सिनेरियो में हम x की वैल्यू 3 रखते हैं, x इज इक्वल टू 3 मीटर, y इज इक्वल टू 3 मीटर, what will be r? X square plus y square square root, and this will be equal to 9 plus 9 square root, and this is equal to 18 square root, and r will be equal to 18 square root. Square root of 18 is 4.24. Now meter, what will be r over z? This will be equal to 4.24 divided by z is fixed to, this will be 2.12 meters. Now अगर हम इसको प्रोसीड करें I1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो I1 इज 3/2 पाई इंटू 1 ओवर, मैं R ओवर Z की वैल्यू डायरेक्ट अगर पुट करूं 2.12, इसका स्क्वायर है प्लस 1 है और होल की पावर, इस होल की पावर 2.5 है, तो इसको सॉल्व करने से जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी, इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें, मैं इसको कर रहा हूँ कैलकुलेटर पे कैलकुलेट, तो इस टाइम तक के लिए 2 पाई से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई, दिस इज 0.0067, 0.0067। अब फैक्टर आपके पास आ गया है, आपने क्या करना है, डेल्टा सिग्मा जी वैल्यू अप्लाई करनी है। नाउ दिस इज फॉर 3 मीटर, आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 मीटर, जो आपकी मर्जी है, आप ना भी लिखें तो आपने हेडिंग में लिख देना है कि हम x इज इक्वल टू 3 के लिए फाइंड कर रहे हैं। दिस इज p बाय जी स्क्वायर इनटू I1। अब p इज 5 किलो न्यूटन, z इज 2 इंटू 0.0067, तो ये बनेगा 5/4, तो ये 0.0084 किलो पास्कल्स और किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है डेल्टा सिग्मा जी एट x इज इक्वल टू 3 मीटर। अब यहाँ पे जाएं, आप देखें x, ये x है, इसको आपने माइंड में रखना है। इस क्वेश्चन में ये जो हमने सॉल्यूशन दिया है x इज इक्वल टू 2 के लिए, इसकी स्ट्रेस देखें 0.016 है, और आगे देखें 3 मीटर, मतलब पहले हम यहाँ कहीं थे 2 मीटर पे, अब यहाँ कहीं हैं 3 मीटर पे। मींस जैसे जैसे हम लोड से दूर होते जा रहे हैं, कि हम अगर 2 मीटर पे थे तो स्ट्रेस कितनी थी, 0.016 किलो पास्कल, और जब जैसे ही हम 3 मीटर पे पहुंचे हैं, यहाँ पहुंचे हैं, तो हमारी स्ट्रेस कितनी रह गई है, 0.0084, तकरीबन आधी रह गई। मतलब जैसे ही आप पॉइंट से हॉरिजॉन्टली या मतलब वर्टिकली, मतलब इस वाई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस से दूर जाते हैं, मींस आप जी एक्सिस से भी दूर जाएंगे, तो किसी भी एक्सिस से आप पॉइंट से दूर हटते जाएंगे तो आपके स्ट्रेस की जो स्ट्रेस इंक्रीज की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट पॉइंट्स के लिए आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, 0 के लिए करें, 1 के लिए करें। 0 के लिए जो आपकी डेल्टा सिग्मा जी की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 0, ऑलवेज 0 होगी, क्योंकि आपका जो I1 है फैक्टर R ओवर Z, लेकिन यहाँ वो सिनेरियो नहीं होगा आई थिंक, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे x 0 है, Z 0 नहीं है, तो आप Z 2 है तो उसके अकॉर्डिंगली आप R की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। R विल बी इक्वल टू जस्ट Y, क्योंकि x तो 0 है,
तो आर वाई के इक्वल होगा, मीन आर की वैल्यू भी 3 मीटर होगी। आर ओवर जी जो है ये कितना होगा, 3/2 इक्वल टू 1.5। अब देखें, अब टेबल को यूज कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट एक आर ओवर जी की वैल्यू आई है। अब आप टेबल को जाके यूज करें। अब टेबल को कैसे यूज करना है, आप आर ओवर जी की वैल्यू नोट करें, 1.5 है। अब आप टेबल की तरफ मूव करेंगे, ये आर ओवर जी में देख के 1.5 कहीं नजर आता है आपको, ये 1.4 है और 1.6 है, तो 1.5 इन दोनों के दरमियान में होगा। आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, मतलब मिड पॉइंट लेना है यहाँ पे। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें 0.02 प्लस 0.0317 और इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो आंसर कम्स टू बी 0.02585। अब ये आपका आई आ गया उस आपके पार्ट के लिए, तो आप इस आई को वहाँ यूज़ करेंगे तो आपका रेलिवेंट जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब क्योंकि हम आर एक्स ज़ीरो ले रहे हैं यहाँ पे, तो आर ओवर जी ये है, तो 0.02585 ये आपका आई था। अब आप सिंपली यहाँ पे आपको वो आई वाला फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। डेल्टा सिग्मा जी इज इक्वल टू P over Z square into I1. This is P 5 over Z, and Z here is 2 square into I1 is 0.02585 square, sorry 85। तो यहाँ से जो आंसर आएगा उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 4 से, तो आंसर इज 0.0323 किलो पास्कल्स। Thank you very much.